हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उनकी बायोग्राफी में। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आई बटन पे ऐड कर दूंगी, तो चेक कर लेना। अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मॉडर्न एस्थेटिक्स मानते थे आर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो स्पेशल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया जाता है, जो कि हम डेली लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। रिचार्ड्स मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई स्पेशल काइंड नहीं है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सिमिलर है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से। रिचार्ड्स इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं या कोई पोएम रीड करते हैं या फिर म्यूज़िक सुनते हैं, हम इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सेम ही हैं। मतलब कि जो अगर हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसा अलग नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अभी जैसे हम लोग किसी गैलरी में चल रहे हैं तो वो वैसा ही है, या फिर हम सुबह उठ के मॉर्निंग में रेडी होते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो वैसा ही है। ये एग्जाम्पल इन्होंने अपने पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए बताया कि आर्ट एक्सपीरियंस कोई अलग चीज़ नहीं है, फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है। आर्ट एक्सपीरियंस मोर कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा यूनिफाइड है। आर्ट को हम नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स, द टू पिलर्स अपॉन विच अ थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म मस्ट रेस्ट आर एन अकाउंट ऑफ वैल्यू एंड एन अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। दो चीज़ों से थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म होना चाहिए। एन अकाउंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू होनी चाहिए चीज़ में, और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन और वैल्यू, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसी पे ही बेस होना चाहिए क्रिटिसिज्म। थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म इन्हीं दो चीज़ों पे मोस्टली बेस्ड होना चाहिए। रिचर्ड्स बिलीव करते हैं कि ह्यूमन माइंड डेवलप हुआ है कम्युनिकेशन की वजह से, कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ह्यूमंस कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो माइंड है वो डेवलप हुआ है। द आर्ट्स आर द सुप्रीम फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेटिव सोसाइटी। पर आर्टिस्ट कॉन्शियसली इंगेज नहीं हो सकता इस बात में, मतलब वो कॉन्शियस नहीं हो सकता कि कम्युनिकेट करने के लिए। जब वो चीज़ें काम करता है आर्टिस्ट, तो ये चीज़ नहीं कॉन्शियसली ध्यान रख पाता। पर आर्टिस्ट कॉन्शियसली इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, बट वो अनकॉन्शियस लेवल पे तो उसको अपने काम को अच्छा करना है। उसका जो मेन फोकस होता है आर्टिस्ट का, ये होता है कि उसको काम अच्छा करना है। Of course, the artist himself may not be conscious of this. He is not, as rule, deliberately and consciously engaged in a communicative endeavor. Deliberately मतलब conscious and intentionally on purpose. Artist communicate करने में entirely engage नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब है टिपिकल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। आर्टिस्ट कंसर्न होते हैं वर्क को सही से करने में। द वर्क मस्ट बी राइटली डन, कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट के रिगार्डलेस। मतलब कम्युनिकेशन पे मेन ध्यान नहीं देते, उनका मेन काम रहता है कि हमारा जो काम है वो सही हो, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्ले हो, या फिर चाहे वो स्टैचू बनाना हो। ये सब रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग है। आर्टिस्ट अपने काम पे ध्यान देते हैं, उसको अच्छा बनाने में लग जाते हैं। कम्युनिकेटिव प्रोसेस ध्यान में नहीं रहता, ये मोस्टली सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। रिचर्ड्स बिलीव करते हैं कि मेंटल प्रोसेस पोएट का इन्वेस्टिगेशन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिस्ट के माइंड को एनालाइज करना कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आर्टिस्ट के माइंड में क्या चल रहा है उसको वेरीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। उतना ही इम्पॉसिबल है जैसे किसी ड्रीमर के माइंड को समझना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसा अभी हम काफ़ी टाइम सोचते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, सोचते हैं कि पोएट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, हम थोड़ा स्पेकुलेशन करते हैं, सोचते हैं, बट वैसा सच होता नहीं है। काफ़ी टाइम पे चीज़ें अलग भी होती हैं। अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए रिचर्ड्स कॉलरिज के फेमस पोएम कुबला खान लेते हैं। इस पे भी वीडियो बनाया है मैंने, तो कुबला खान के बारे में पढ़ना है तो आई बटन पे क्लिक कर दो। इस पोएम जो है वो बेसिक है, लिटरेचर वालों के लिए, सबने ही रीड की होगी। अभी ये जो पोएम जब कॉलरिज ने लिखी थी तो वो अफीम के इफेक्ट में थे, ड्रग्ड थे वो। उन्होंने ड्रग लिया, उनको जो भी प्रॉब्लम थी, ड्रग लिया, सो गए, सो के उठे, तो उन्होंने वो पोएम लिख दी। इस चीज़ को जो ये जो चीज़ थी, ये जो इफेक्ट था, काफ़ी सारे क्रिटिक्स जैसे ग्रीव्स,
इन लोगों ने इस चीज़ को और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी की तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसकी जो इमेजरी है, मतलब वो जो केव्स वगैरह के बारे में बताते हैं, रिवर के बारे में बताते हैं, वो जो मेड के बारे में बताते हैं पोयम में, तो वो लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, मतलब बहुत अलग तरीके पे उनका दिमाग चल रहा था। रिचर्ड्स पॉइंट आउट करते हैं इस सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉलरिज इन्फ्लुएंस थे मिल्टन से, जॉन मिल्टन से। अब इनकी पोएम है एक पैराडाइज लॉस्ट करके। रिचर्ड्स इसकी जो लाइंस हैं जो बताते हैं, दिखाते हैं कि जैसे अभी अंडरग्राउंड रिवर है, फाउंटेन, और वो जो मेड है, सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा है, ये जो सोर्सेस है इस पोएम को शो करते हैं, जो कुबला खान में शो हुए हैं। मतलब वो यही बोलते हैं इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी नहीं है। रिचर्ड्स बोलते हैं कॉलरिज जॉन मिल्टन से इन्फ्लुएंस थे। ये एग्जाम्पल रिचर्ड्स यही बताने के लिए देते हैं कि हम पोइट के मेंटल प्रोसेस को स्पेकुलेट नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिचर्ड्स ये फील करते हैं कि रॉन्ग एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की। रिचर्ड्स बिलीव करते हैं कि आर्ट्स हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करने की क्वालिटी को बढ़ा देता है, वैल्यूबल एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करके। और रिचर्ड्स ये भी बिलीव करते थे, ही बिलीव्स दैट द आर्ट्स आर स्टोर हाउस ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यूज़। रिचर्ड्स आर्टिस्ट को काफ़ी हाई प्लेस देते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वैल्यू का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जो कि पहले भी बोला है इन्होंने। रिचर्ड्स बिलीव करते थे आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज रॉन्ग। रिचर्ड्स डिक्लेयर करते हैं द क्रिटिक इज एज क्लोजली ऑक्यूपाइड विद द हेल्थ ऑफ द माइंड एज अ डॉक्टर विद द हेल्थ ऑफ द बॉडी। अगर ये सब चीज़ें लिखोगे तो शायद एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएं, तब ऐसे कोट वगैरह करके। क्रिटिक को क्लोजली माइंड की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे डॉक्टर बॉडी की हेल्थ पे ध्यान देता है। मतलब अब तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो तो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, बट ये कौन से समय की बातें हो रही हैं, शायद उतना चीज़ें वैल्यूड ना हो रही हूँ उस टाइम पे। तो यही बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर बॉडी पे ध्यान देता है, वैसे क्रिटिक को माइंड की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मेटाफिजिकल या एथिकल कंसिडरेशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बाहर रखना चाहिए। वो रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग वो हर चीज़ वैल्यूएबल है जो इम्पल्सेस को सेटिस्फाई करती है, जिसको रिचर्ड्स एपिटेंसीज कहते हैं। ये डिज़ायर कॉन्शियस हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। रिचर्ड्स वैल्यू को डिफाइन करते हैं। रिचर्ड्स डिफाइंस वैल्यू दस: एनीथिंग इज वैल्यूएबल which will satisfy an appetency without involving the frustration of some equal or more important appetencies। एपिटेंसी क्या होती है, मैं पिक्चर लगा दे रही हूँ। कोई भी चीज़ वैल्यूबल है जो एपिटेंसी को सेटिस्फाई करती है। एपिटेंसी मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ डिज़ायर, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो मतलब हमें अच्छे एक्सपीरियंस देती है बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, कि हमें उससे और अच्छा चाहिए या उसी की तरह और चाहिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एपिटेंसी अगर बराबर से होगी तो वो इम्पल्सेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एपिटेंसीज को सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर अच्छी एपिटेंसीज हैं तो। रिचर्ड्स कहते थे आर्ट का फंक्शन है इम्पल्सेस को ऑर्गेनाइज करना, आर्ट का इफेक्ट है। कुछ एस्पेक्ट में रिचर्ड की थ्योरी एरिस्टोटल की कैथारसिस से मिलती जुलती है कि ट्रेजेडी का फंक्शन है इमोशनल बैलेंस को रिस्टोर करना। बाद में साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में रिसर्च हुए तो पता चला ह्यूमन ब्रेन और साइकिक, ये इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन सब चीज़ों को ऐसे बेसिक थियोरी से हम नहीं समझ सकते। इसमें रिचर्ड्स का मैंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही कवर किया है, लैंग्वेज और डिफरेंट चीज़ें मैंने कवर नहीं की हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यही जो चीज़ है वही काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना भी कोई इतना ईजी नहीं है, तो इसको एक दो बार वीडियो देखना। तो ये वीडियो मैं यहीं के लिए एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, बट जब भी डीएम करना तो अपने क्वेश्चन के साथ कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।